हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक के बारे में हर किसी को पता है कि अर्थक्वेक का मतलब होता है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट और जनरेटिंग सिस्मिक वेव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट जनरेटिंग सिस्मिक वेव। एक फॉल्ट के पास अचानक से एनर्जी रिलीज होती है, सडन एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण क्या होता है कि हमारा अर्थ जो है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, और ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है? क्योंकि सिस्मिक वेव जनरेट हो रही है एंड इसी को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अब क्या करना है कि हम लोग अर्थक्वेक के डेफिनेशन को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, ये है अर्थक्वेक। अभी क्या हुआ है, ये फॉल्ट आया। ठीक है, इस फॉल्ट के कारण अचानक से एक एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, और ये एनर्जी जब रिलीज होती है, ये क्या करती है? ये सीस्मिक वेव जनरेट करती है। ये जो आपको सर्कल वाला दिख रहा है ना, ये वेव है। ठीक है, ये वेव जनरेट हुई और इस वेव का जो फील है हम लोगों को अर्थक्वेक के रूप में दिखता है। हम लोग देखते हैं कि धरती हिल रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी नहीं, हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि क्या समझना है कि इसका डेफिनेशन क्या है कि सडन या फिर अब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट जनरेटिंग सीस्मिक वेव। लेकिन अब ना इसके स्ट्रक्चर को समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे एपिसेंटर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे फोकस पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। तो आखिर ये सब क्या है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फोकस के बारे में समझते हैं। ठीक है, फोकस क्या होता है? इसी को हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस ये होता है पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो, इनसाइड द अर्थ के बारे में बात कर रहा है, मतलब अर्थ के अंदर जहां से एनर्जी रिलीज हुई है। अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है तो ये क्या होता है? ये होता है फोकस। ठीक है, इसी को हम लोग सॉरी इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरी चीज पे। दूसरा क्या है? एपिसेंटर। ये एपिसेंटर क्या होता है? तो एपिसेंटर होता है पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है, ये इनसाइड द अर्थ था, ये क्या है? पॉइंट ऑन अर्थ। पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। ये जो फोकस है ना, इस फोकस के एकदम ऊपर में जो पॉइंट है, इसी को कहते हैं हम लोग एपिसेंटर। ठीक है, अब अगर ये दोनों चीज समझ में आया होगा तो अब यहाँ से अर्थक्वेक आपके लिए इजी हो जाएगा। हम फोकस समझ गए, जिसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। हम एपिसेंटर समझ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको क्या देखना है कि जो अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, सडन एनर्जी का रिलीज हुआ, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद अर्थ वाइब्रेट होती है। अर्थ वाइब्रेट होती है जिसके कारण क्या होता है? डैमेज होता है। तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम डैमेज हो रहा है ना, वो कहाँ पे हो रहा है? वो एपिसेंटर के पास, मतलब कि जहां से एनर्जी रिलीज हुई जस्ट उसके ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा डैमेज हो रहा है एंड इसी चीज को हम लोगों को समझना है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। अब आता है कि अर्थक्वेक आखिर होता क्यों? कुछ तो रीजन होगा जिसके कारण अर्थक्वेक हो रहा है। तो हम लोग पहले अर्थक्वेक के रीजन के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीजन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट। जो हमारा प्लेट्स है ना, जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करता है तो इसके कारण ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं। और ये टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो भी अर्थक्वेक आ रहा है, ये अगर सपोज 100 अर्थक्वेक आ रहे हैं ना, तो इसमें से 90 अर्थक्वेक का रीजन क्या होता है? टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, तो टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है? मोस्ट कॉमन रीजन है अर्थक्वेक का। फिर आता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। देखो, कभी कभी क्या है ना कि अचानक से बहुत बड़ा इरप्शन होता है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है और सडन इरप्शन होता है। हमने देखा ना, कभी कभी बहुत सारे इरप्शन एकदम एक्सप्लोसिव होते हैं जो अपने वेंट को भी ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह का इरप्शन हुआ एंड उस इरप्शन के कारण भी कभी कभी अर्थक्वेक आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। एंड फिर होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होता है? देखो, अगर आप लोगों को पता है तो कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है ना कि अगर कोई कोल माइन है, ठीक है, कोई भी माइन, कोल माइन है, कोई भी माइन है, उसमें क्या होता है ना कि हम अंडरग्राउंड डिगिंग करते रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डीप डिगिंग कर लेते हैं ना, तो ऊपर का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, और ऊपर का स्ट्रक्चर जब कोलैप्स कर जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड जब वो कोलैप्स करता है तो वहां पे भी क्या होता है? अचानक से जब बहुत बड़ा कोलैप्स होगा तो उसके कारण क्या होगा? अर्थक्वेक टाइप का फील हो सकता है एंड उसी को बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड फिर आता है आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड अर्थक्वेक।
ये क्या है? जब हमारे कोई काम की वजह से अचानक से कहीं पे एटम बम गिरा दिया, बहुत बड़ा, बहुत भारी, ठीक है? एंड उसके कारण क्या हुआ कि अर्थक्वेक आ गया, वो हमें फ़ील होता है। तो वो है हमारा आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है? ये थे मेन हमारे कॉज़ ऑफ अर्थक्वेक। अभी देखो अर्थक्वेक आता है तो क्या जनरेट होता है? सिस्मिक वेव। तो हम सिस्मिक वेव के बारे में भी समझते हैं थोड़ा, कि सिस्मिक वेव क्या होती है? देखो सिस्मिक वेव 2 तरह की होती है। एक होता है बॉडी वेव और एक होता है हमारा सरफेस वेव, ठीक है? अभी देखो बॉडी वेव क्या होती है पहले इसको समझते हैं फिर सरफेस वेव पे चलेंगे। 2 तरह की वेव होती है, एक बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव। अब बॉडी वेव क्या होता है? बॉडी वेव होता है जो कि ट्रैवल करता है थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ठीक है? समझ लो। तो ये यहाँ से ट्रैवल कर रही है थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है? और ये हमारा क्या है? सरफेस है, ठीक है? बॉडी के थ्रू जो मेरा वेव ट्रैवल कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव। अभी देखो बॉडी वेव भी 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी वेव, ठीक है? एक होती है सेकेंडरी वेव, जिसको हम पी वेव और एस वेव कहते हैं। ये जो प्राइमरी वेव होती है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है? एंड ये ट्रैवल करती है थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों तरह के मटेरियल के थ्रू ये आराम से ट्रैवल कर पाती है। और जो हम जैसे अर्थक्वेक होता है ना, सबसे पहले जो हम फील करते हैं ना, पहला झटका, वो झटका हमें इसी वेव के कारण आता है। ये फर्स्ट वेव होता है जो कि हम फील कर पाते हैं, फर्स्ट टू अराइव होता है, ठीक है? अभी बस इतना समझो। एंड फिर दूसरा होता है हमारा एस वेव, ये सेकेंडरी वेव होता है, ठीक है? ये पी वेव के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, ठीक है? और ये भी क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर पाता है, ठीक है? ये ना ही लिक्विड मटेरियल को पेनिट्रेट करके वहां से ट्रेवल कर पाता है और ना ही गैस मटेरियल को पेनिट्रेट करके वहां से ट्रेवल कर पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रेवल कर पाता है, ठीक है? अभी क्या है, अगर ये पता चल गया हमें, तो इससे ये भी पता कर सकते हो कि कैन नॉट पास थ्रू अर्थ आउटर कोर। अगर ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही पास हो पा रहा है, तो ये आउटर कोर के थ्रू तो पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आउटर कोर हमारा क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ही क्या होता है कि जो हमारा एस वेव है, वो कोर के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाता है। क्लियर है? अभी देखो, इसी कारण से क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो एस वेव और पी वेव है, अगर हम इस तरह से देखें कि जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है? अर्थक्वेक यहाँ पे हुआ। अब अर्थक्वेक होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से बॉडी वेव जनरेट हुई और ये बॉडी वेव इस तरह करके ट्रेवल कर रही है, ठीक है? अब हम क्या जानते हैं कि जो पी वेव है, ठीक है? पी वेव क्या है कि हर एक मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर पाती है, तो इसीलिए ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल की, ठीक है? लेकिन जब जैसे ये कोर के पास पहुंची, तो आउटर कोर क्या है? लिक्विड फॉर्म का है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके इसका स्पीड थोड़ा-सा स्लो होगी, ठीक है? और ये इस तरह से पहुँची और स्पीड स्लो होने के कारण साथ-साथ यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट करते हुए फिर से गई, अंदर गई और फिर अंदर के थ्रू फिर वो बाहर आई और रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज होता है एंड उसके बाद रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में कोई भी चीज़ आसानी से ट्रैवल की, लिक्विड फॉर्म में जाती है, उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है एंड साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट भी होने लगती है, ठीक है? लेकिन ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है? इसीलिए ये कोर को भी पेनिट्रेट करके दूसरे साइड में हमें दिखती है। लेकिन फिर भी पी वेव क्या होता है? पी वेव शैडो ज़ोन हम अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये पी वेव का शैडो ज़ोन दिख जाता है, ठीक है? दोनों तरफ आप देखोगे 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री, ठीक है? ये क्या है? ये पी वेव का शैडो ज़ोन है। यहाँ से कोई भी डायरेक्ट पी वेव नहीं आती है। अगर कोई आई भी तो रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है? कोई डायरेक्ट पी वेव नहीं आती। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्ट पी वेव आ रही है, ठीक है? तो इसीलिए इस रीज़न को हम कहते हैं पी वेव का शैडो ज़ोन। लेकिन जब हम एस वेव के बारे में बात करते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल कर पाती है। लिक्विड और गैस के थ्रू ये ट्रैवल नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसे ही ये कोर तक पहुँचती है, ठीक है? इसके बाद ये ट्रैवल ही नहीं कर पा रही, ठीक है? यहाँ से हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा 105 ये जो पूरा का पूरा ज़ोन है, ये एस वेव का शैडो ज़ोन है। क्यों?
क्योंकि कोर का आउटर पार्ट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और ये लिक्विड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो सॉलिड सॉलिड में हम देख लिए। तो इस वे यहाँ तक इस रीजन तक क्या होता है, एस वेव पहुंच ही नहीं पाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एस वेव का शैडो जोन। क्लियर है? बस ये इसी चीज को बता रहा है और कुछ नहीं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा। ये समझना ज्यादा है ही नहीं, इतना ही है, इतना ही समझना है। ठीक है? अभी देखो हम देख रहे थे कि पी वेव और एस वेव इन दोनों को हमने समझ लिया कि बॉडी वेव दो तरह की होती है, पी वेव और एक एस वेव। और पी वेव का शैडो जोन देखा, एस वेव का शैडो जोन देखा। अब हम आते हैं अगली चीज पे, और अगला चीज क्या है हमारा, सरफेस वेव। सॉरी, अब ये सरफेस वेव क्या है, मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, ये अभी क्या है, बॉडी वेव अंदर अंदर ट्रेवल कर रही है, लेकिन एस वेव क्या है, इसको हिलाते हुए ट्रेवल कर रही है। अब ये एस वेव सरफेस पे ट्रेवल कर रही है, और जब सरफेस पे ट्रेवल कर रही है तो सरफेस को भी हिला रही है। ठीक है, सरफेस पे भी मूवमेंट ला रही है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और इसीलिए आप देखोगे ये जो सरफेस वेव है ये कैसे जनरेट होता है, जनरेट व्हेन बॉडी वेव इंटरेक्ट विथ सरफेस रॉक। जब बॉडी वेव सरफेस रॉक पे सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके कारण ये सरफेस वेव जनरेट होता है। ठीक है, अभी समझो। अब हम यहाँ पे तीन तरह की वेव को देखें, एक देखे पी वेव, एक देखे एस वेव, एंड फिर एक देखे सरफेस वेव। ठीक है, अभी अगर इसको पूरी तरह से डिफरेंशिएट करें तो बेसिकली दो तरह का वेव है, एक है बॉडी वेव और एक है सरफेस वेव। ठीक है, और सरफेस वेव के कारण क्या हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है। सरफेस वेव के कारण क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये हमने देखा। अभी देखो, इसी चीज को समझते हैं हम थोड़ा और डिटेल में। हम पहले देखते हैं वेलोसिटी, तभी तो पता चलेगा कौन सा वेव ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाएगा। चलो, अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। देखो, ये जो वेव की वेलोसिटी है ना, वो डिपेंड करता है मटेरियल का इलास्टिसिटी पे। जो भी मटेरियल के थ्रू वो ट्रेवल कर रही है, उस मटेरियल की इलास्टिसिटी पे वो डिपेंड करता है। जनरली देखोगे, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि वेव्स की वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जब आप लिक्विड में देखोगे तो वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है, और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, अभी आपने यहीं पे देखा, इसी एग्जांपल में हम देखे कि जैसे ही कोर आया, जैसे ही लिक्विड पार्ट आया, एस वेव क्या है, उससे पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ से शैडो जोन दे दे रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ही खत्म हो जा रही है, वो पूरा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम पी वेव में क्या देख रहे हैं, ये पी वेव पेनिट्रेट कर जा रहा है। ठीक है, अभी आगे आते हैं, अभी समझते हैं यहाँ पे। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और डायरेक्शन, ये दो चीज का ध्यान रखना है। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी ना इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सब जो ब्लू लाइन है इसको हटा दो। ठीक है, अभी समझो। अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया, तो यहाँ से जब ये सारे वेव जनरेट हुई ना, तो ये सारी वेव ना बहुत फास्टली सरफेस तक पहुंच गई होगी। लेकिन जो वेव कोर के थ्रू होके आ रही है, वो क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होते हुए फिर यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा, उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम है, ये ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो वेव निकली इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये सॉलिड सॉलिड होके गया, सॉलिड पार्टिकल के थ्रू गया। लेकिन जो वेव कोर के थ्रू होके आई, पहले वो सॉलिड में ट्रेवल की, फिर वो लिक्विड में गई। ठीक है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो इनर कोर तक पहुंची, एंड इनर कोर में वो सॉलिड मटेरियल मिला, फिर वहां पे स्पीड बढ़ा, और फिर आउटर कोर पे पहुंची, फिर यहाँ पे स्पीड घटा, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुंची। तो इसी में क्या है, इसको ज्यादा टाइम लग गया। तो आप क्या देख लो कि जो हमारा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्यों डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरह के मटेरियल से जा रहा है। एंड डायरेक्शन, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसके कारण हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे समझना था कि वेलोसिटी और डायरेक्शन कैन चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यही कारण है कि हम देखते हैं कि पी वेव का जो टाइम है, जिस तरह से यहाँ पहुंच रहा है, और जो इसका डायरेक्शन है, ये भी चेंज होता है। वेलोसिटी भी चेंज होता है, एंड इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। क्लियर है? और एस वेव के साथ तो देख ही रहे हैं कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड आती है चुप हो जाती है, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। चलो, अब एक चीज और समझते हैं।
जब हम ये समझ गए कि जो वेलोसिटी और डायरेक्शन ये चेंज होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये समझ गए। देखो, अब हम पी वेव के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक? अभी देखो क्या है कि अभी तक हमने देखा कि पी वेव जो है हमारा, वो क्या था? वो फर्स्ट टू अराइव था, ठीक है? अब हम पी वेव के बारे में समझते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल एंड कंप्रेशनल कैसे है? इसका जो पार्टिकल मोशन है, ये क्या होता है? इसका पार्टिकल मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। अब ये कैसे समझो इसमें? देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा पार्टिकल जो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारा वेव भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड इसके कारण से क्या हो रहा है? आप इस चीज को थोड़ा समझो, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। देखो, हम क्या बात की? मैंने बोला कि लॉन्गिट्यूडिनल एंड कंप्रेशनल होता है। सबसे पहले इस चीज का मतलब समझो कि लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है, ये उस तरह की वेव होती है जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है ना, देखो, पार्टिकल एंड वेव, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है? और इसी के कारण क्या होता है, वेव आगे आगे जा रही है और पार्टिकल भी उसी लाइन में, उसके आगे पीछे उसी लाइन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी पी वेव में एग्जैक्टली क्या होता है जिसके कारण हम इसे कंप्रेशनल कहते हैं, इस चीज को भी समझो कि देखो, जब अर्थ, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या बॉडी वेव है। अभी ये हमारा अर्थ का डायग्राम, ठीक है? इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि पी वेव अर्थ के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ क्या है कि जो हमारा वेव है, ये जब ट्रैवल करता है, तो मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? पार्टिकल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। तो ये पार्टिकल क्या है, कॉम्प्रेस होते हैं एंड वापस से फिर क्या होते हैं, डिकम्प्रेस होते हैं। कॉम्प्रेस होते हैं, फिर वापस से डिकम्प्रेस होते हैं और ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होता है। इसीलिए आप देखोगे पी वेव को हम लोग कॉम्प्रेशनल वेव भी कहते हैं, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल जो बात करते हैं ना कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अब हम एक बार आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। ये देखो, ये है पिक्चर हमारा, ठीक है? इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पी वेव है, वो जो फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज यहाँ पे क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो हमारा जो पार्टिकल है, वो भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, ये साइड बाय साइड नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन में आगे पीछे पुश पुल कर रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है, पुश एंड पुल कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है एंड डिकम्प्रेस हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड कॉम्प्रेशनल वेव, ठीक है? फिर हम बात करते हैं एस वेव की। एस वेव क्या है? इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एंड डिस्टॉर्शनल वेव। डिस्टॉर्शनल वेव क्यों कहते हैं? देखो, यहीं से क्लियरली समझ में आएगा आपको। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है ना, पार्टिकल की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट, इन दोनों का जो मूवमेंट होता है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? इन दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है? ये टाइम लैग के साथ आता है एंड इसी कारण क्या होता है, हमें ये पता चल पाया कि हमारा जो कोर है, ये आउटर कोर जो है हमारा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है हमारा पार्टिकल का मूवमेंट और हमारा जो एस वेव मूव कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है? हमारा पार्टिकल का मूवमेंट और वेव का डायरेक्शन, इन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे? और इसी कारण से क्या होता है, आप देखोगे कि ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा डिजास्टर लेके आती है। अर्थ के सरफेस में जो कुछ होता है उसको तोड़ती फोड़ती है। और आप ये चीज देखो, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप देखो एस वेव में एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, जब एस वेव अर्थ के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो रॉक के जो पार्टिकल हैं, जैसे ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या है, इस पार्टिकल का शेप भी चेंज होता है, ये ऊपर नीचे हिलते रहते हैं, ठीक है, और मीडियम का शेप भी चेंज हो जाता है, ठीक है, मीडियम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मीडियम का शेप चेंज हो रहा है। और इसलिए क्या होता है कि एस वेव उस मीडियम को पूरा हिलाते हुए ऊपर नीचे करते हुए चलती है, ठीक है, जिसके कारण डिजास्टर होता है, ठीक है। अभी डेली लाइफ में एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो, तो आप एक रस्सी लो, ठीक है, इस रस्सी को आप आगे नहीं ले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको वेव में मूव करो, तो आपको देखेगा कि कैसे वो मूवमेंट आपको दिखेगा, सांप जैसे चलता है ना, सेम वैसा ही आपको दिखेगा। और एग्जैक्टली एस वेव का बिहेवियर भी वैसा है, ठीक है। और यही देखो, अभी जब ये चीज हमें समझ में आ गया, तो हम ये समझ गए कि इसके कारण डिजास्टर क्यों होता है।
अब इसी के बाद ना और भी दो तरह की वेव है, उसको भी आप समझ लो ताकि वो भी आपको हेल्प करेगा। क्या है? एक है रिलाई वेव, ठीक है, और एक है लव वेव। ठीक है, रिलाई वेव क्या होता है? ये रोलिंग या इलिप्टिकल मोशन जनरेट करता है। क्या होता है यहाँ पे? अभी तक क्या हो रहा था? हम देख रहे थे परपेंडिकुलर, हम देख रहे थे सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? रिलाई वेव में क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट भी और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो अप डाउन भी मूव कर रहा है एंड आगे पीछे भी मूव कर रहा है। ठीक है, और ये वेव और ज्यादा स्लो होता है। ये एकदम लास्ट में डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी देखो इसका अगर मैप देखो तो देखो ये रिलाई वेव है। यहाँ पे क्या है कि ये ऊपर नीचे भी फ्लोट कर रहा है और ये सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये और ज्यादा डिजास्टर्स होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एस वेव। अब आते हैं हम लव वेव पे। लव वेव क्या है? ये हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मोशन करता है। हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड का मतलब क्या है? ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है पार्टिकल कैसे ब्रेक हो रहे हैं। और यही रीजन है, आप देखोगे कि लव वेव जो है इसमें ग्राउंड हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर मूव करता है टू वेव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। एंड ये थर्ड होता है, जब ये सरफेस पे पहुंचता है ना, ये तीसरे नंबर में पहुंचता है। पहले पी वेव, एस वेव, देन लव वेव, देन रिलाई वेव। और ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है इन सब में से। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होता है, इसके बाद हमारा रिलाई वेव हुआ, एंड इसके बाद एस वेव हुआ, एंड इसके बाद पी वेव हुआ। तो ऊपर से नीचे जाओ, जिस तरह से लाइन में पड़े उसी तरह से। ठीक है, तो ये देख लो कि मूवमेंट के कारण क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अब जब हम वेव के बारे में समझ चुके हैं तो अब हम ना थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं कि आखिर अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अर्थ पे कैसे है। तो आप देखोगे मोस्टली जो है ना अर्थक्वेक अलोंग द बाउंड्रीज आते हैं, जहां पे दो मेजर बेल्ट, मतलब कि यहाँ देखो, ये है हमारा जो मैप, जो हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखे थे उसी में देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? दो मेजर बेल्ट है, एक सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, ये वाला, ये जो बेल्ट है, ठीक है, एक तो ये बेल्ट हो गया, और दूसरा मेरा क्या हो गया? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये दो मेजर बेल्ट है जहां पे ज्यादातर अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि अर्थक्वेक जो डीप फोकस्ड अर्थक्वेक होते हैं वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब क्या? जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है। ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे, और ऐसे नहीं, सॉरी, ये हम प्लेट बना रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा दूसरा प्लेट है जो इसके नीचे सबडक्ट हो रहा है। ठीक है, इस कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आप देखोगे डीप फोकस्ड अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होता है। लेकिन जब हम सेलो फोकस्ड अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं, जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री के पास आती है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है, तब आता है सेलो फोकस्ड अर्थक्वेक, जो कि उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, मोर डेंजरस क्या है? हमारा सबसे ज्यादा डेंजरस होता है सेलो फोकस्ड अर्थक्वेक, जहां पे क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है और डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। इसके कारण सुनामी भी आ सकती है, और सुनामी जब आती है तो आपको पता है। लेकिन हमारा जो डीप फोकस्ड अर्थक्वेक है ये कहाँ होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा डीप फोकस्ड अर्थक्वेक आता है। और यही है हमारा अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह से दो मेजर बेल्ट है, ये ध्यान में रखो, और इससे ज्यादा अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स फोकस हो गए। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एक और चीज पे कि आखिर हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, देखो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें। अभी देखो कंफ्यूजन यही आता है क्वेश्चन, चाहे आप यूपीपीएससी दो, चाहे आप कोई मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस दो या फिर यूपीएससी दो, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले देखो एक एक करके हम लोग करेंगे। पहले एक है रिश्टर स्केल। ठीक है, रिश्टर स्केल क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड मेजर करता है। जो भी सीस्मिक वेव है उसका क्या मेजर कर रहा है? ये एम्पलीट्यूड मेजर कर रहा है। ठीक है, ये लॉग अर्थमेटिक स्केल होता है जिसका रेंज ना 0 to 10 होता है। ठीक है, और हर एक पॉइंट का इंक्रीज, हर एक यूनिट का इंक्रीज आपको क्या दिखाता है? 10 into एम्पलीट्यूड। मतलब क्या कि अगर एक यूनिट है, रेंज आपका एक आया,
इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 10 एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 2 यूनिट आए तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 20 एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। और ये क्या बताता है? ये सिर्फ सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड मेजर करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्केल पे, और ये क्या है? मेर्केली स्केल। ठीक है, ये क्या बताता है? ये अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? कितना डैमेज कर सकता है ये, उस चीज को मेजर करता है। अब देखो, ये जो होता है ना, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, और इसका रेंज होता है 1 to 12। ठीक है, आज के टाइम पे इसे बहुत कम यूज किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये सब्जेक्टिविटी का इशू बन जाता है, जिसके कारण इसे आज के टाइम पे बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, अब फिर आता है तीसरा मेजर, और ये क्या है? ये है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। मोस्ट वाइडली यूज्ड स्केल है ये। ये क्या करता है? ये अर्थक्वेक्स का टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, इस चीज को मेजर करता है। ठीक है, ये साथ ही साथ ये भी कंसिडर करता है कि एरिया ऑफ फॉल्ट कितना है, जो भी फॉल्ट हुआ है इसका एरिया कितना है, ये भी बताता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि वहां पे जो रॉक्स हैं उसकी रिजिडिटी क्या है, और एवरेज स्लिप कितना हुआ है, ये भी बता देता है। और ये भी क्या है? लॉग अर्थमेटिक स्केल है। बस इन दोनों में से एक स्केल, जो कि मर्केली स्केल है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। बाकी क्या है? लॉग अर्थमेटिक, और ये भी लॉग अर्थमेटिक है। और सबसे ज्यादा चीजें अगर कोई मेजर कर रहा है, वो क्या मेजर कर रहा है? वो टोटल एनर्जी रिलीज मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन आया कि रिश्टर स्केल क्या मेजर करता है, तो आपको ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड। मर्केली स्केल क्या करता है? इंटेंसिटी। और आपका मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या है? ये आपका टोटल एनर्जी रिलीज कितना हुआ है, इस चीज को मेजर करता है। एंड कंसीडर क्या क्या कर रहा है? टोटल फॉल्ट कितना हुआ है, एरिया ऑफ फॉल्ट कितना हुआ है, ये भी मेजर कंसिडर करता है। रिजिडिटी क्या है रॉक्स की, ये भी कंसिडर करता है। एंड एवरेज स्लिप क्या है, ये भी कंसिडर करता है। एंड उसके बाद ये आपको रिजल्ट दे रहा है। तो इसीलिए इन तीनों तरह के स्केल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अर्थक्वेक में। इतना अगर आप जानते हो तो आप इजीली अर्थक्वेक से आने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग कर रहे होंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।